क्या हाल चाल है बच्चों। आज आपके लिए दूसरा लेक्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्काइल हैलाइड हैलोरिन चल रहा है हमारा चैप्टर, जिसका दूसरा लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। और मैं आज के लेक्चर में आपके लिए पीपीटी बना कर लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत लगी है और ये अच्छी बात है कि मैं पीपीटी बनाना सीख गया। देखो, जिसके लिए कोई है, तुम्हारे लिए तो खैर बहुत आम बात होगा, लेकिन मैं सीख गया हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ये कर लिया, मतलब है ना। तो मुझे अच्छा लग रहा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर तुम चाहो तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है। खुद पे विश्वास रखो। तो मेरा नाम प्रिंस राज पासवान है और आपके यूट्यूब चैनल का नाम अमरदीप एकेडमी है। और मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा इंट्रो। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो देखो, पहले तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दिख रहा होगा आपके स्लाइड पे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। और जो क्वेश्चन है वो इंटेक्स का, तुम्हारा एनसीईआरटी जो है चैप्टर, एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है बच्चों। और ये आईयूपीएससी के बेस्ड पे है। क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में आईयूपीएससी मैंने बताया था कि यहाँ पे आईयूपीएससी हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। आईयूपीएससी का सेपरेट लेक्चर है। तो वहाँ पर आके जाकर आप पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, जिसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूँ और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन जब कभी भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे रखा हो तो आप आईयूपीएसी करते हो। नेमिंग के फॉर्म में दे रखा, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे रखा था तो हमारा रूल क्या था? किसी भी पर्टिकुलर नेमिंग से पहले उसका आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हो? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हो? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। और उसके बाद क्या लिखते हो? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर पहले से नेमिंग दे रखी है, उसका हमें क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या ध्यान रखोगे आप? वर्ड रूट को पकड़ लो। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर 2 क्लोरो लिखा हुआ है और 3 मिथाइल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से तुम क्या समझ पा रहे हो? 2 क्लोरो और 3 मिथाइल के बारे में ये सोच पा रहे हो कि 2 क्लोरो और 3 मिथाइल पहले लिखा हुआ है तो ये किसका नाम होगा? सब्स्टिट्यूएंट का। और अगर लास्ट में लिखा हुआ है तो ये किसका होगा? वर्ड रूट का। क्यों? क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद वर्ड रूट आता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया होगा और लास्ट वाला जो टर्म है वो वर्ड रूट हो गया होगा। और वर्ड रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का तुम्हें दिख रहा है? तो दिख रहा है पेंटेन। और लास्ट के जो एन टर्म है, इस एन से क्या पता लग रहा है तुमको? इस एन से पता लग रहा है कि कंपाउंड के पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड आप बना दो फटाफट। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये तुम्हारा वर्ड रूट हो गया। उसके अलावा यहाँ क्या दिख रहा है तुमको? दूसरे नंबर पे क्लोरो दिख रहा है और तीसरे नंबर पे मिथाइल दिख रहा है। बस जहां जहां पर ग्रुप लगे हुए हैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कहीं से भी काउंट कर लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 दूसरे नंबर पे लगा दो क्लोरीन को। 1 2 3 4 कितने नंबर? फिर 3 पे 1 2 3। और तीसरे पे लगा दो CH3 को। ये देखो तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया सॉल्व। बस इतना सा करना था। ठीक है, ये 5 कार्बन का पेंटेन हो गया। 1 2 3 4 5। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर? आसान है ना? दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्लोरो 4 इथाइल क्या है? 1 क्लोरो है बच्चे, 1 क्लोरो है, 4 इथाइल है और साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ लास्ट में क्या आता है? वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट तुम देख पा रहे हो कि साइक्लिक के फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन है। स्टार्टिंग में सारे टर्म जितने भी दिख रहा है ना, 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। अब लास्ट में वर्ड रूट दिखा, वर्ड रूट के साथ क्या टर्म लगा हुआ है? साइक्लिक टर्म लगा हुआ है। यानी कि जो वर्ड रूट तुम्हारा है वो 6 कार्बन का और साइक्लिक के फॉर्म में है। कैसे लिखोगे साइक्लिक के फॉर्म में अगर है तो? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्या क्या करोगे? साइक्लिक के फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन बना दो, यानी 6 कार्बन का तुम्हारे पास साइक्लिक ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का साइक्लिक ग्रुप है। तुमने साइक्लोहेक्सेन यानी कि वर्ड रूट बना दिया। 1 पे क्लोरीन लगा दो और 4 पे इथाइल लगा दो। कहीं से भी काउंट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ दे नहीं रखा है ना। तो सपोज दैट कि यहाँ तुम क्लोरीन लगाते हो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे। सपोज दैट कि हमने क्लोरीन जो लगाया है बच्चों, क्लोरीन लगा दिया हमने यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो 1 काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, 1 2 3 4। और 4 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 पे आप इथाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, 4 पे आप लगा दो इथाइल ग्रुप। 1 मिनट,
यहाँ पे लगा दो C2H5, C2H5। तो 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, और 1 पे क्या है, क्लोरो। तो 1 क्लोरो, ठीक है, 4 इथाइल साइक्लो, और सिंगल बॉन्ड है सभी जगह पे, तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन। सिंपल। कितनी इजीली हो रहा है ना। तो आईयूपीएसी पढ़ के आए हो, आईयूपीएसी का लेक्चर अगर आपने अटेंड करा है तो ये और आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। अब इसको ना, इसको कराने के लिए आपको टर्ट ब्यूटाइल के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। टर्ट ब्यूटाइल के बारे में बताना पड़ेगा कि तुम्हें पता लग गया कि 3 पे तो आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए 3 आयोडो बोला है, और 7 कार्बन का पूरा चेन है इसलिए हेप्टेन बोला। लेकिन ये टर्ट ब्यूटाइल क्या है सर जी, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटाइल के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए एक पेज एक्स्ट्रा। तो आपको अब बताने वाले हैं कि किस तरीके से, अगर मान लो सेक ग्रुप पूछ लिया जाए, ठीक है। कई सारे टर्म होते हैं, जैसे कि एक होता है आइसोटर्म, ठीक है, और एक होता है सेक टर्म, और एक होता है टर्ट टर्म। इन सब का मतलब क्या है, आइसो का मतलब क्या है, सेक का मतलब क्या है, टर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। और एक होता है नियो, एक होता है नियो, और ये नियो का मतलब क्या है, ठीक है। ये अलग अलग टर्म के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइसो टर्म अगर बच्चा आता है, तो आइसो का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर काउंटिंग कर रहे हो तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप हो, दूसरे नंबर पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। 1 2 और ये 3, ठीक है। और जब हम आइसो सेक टर्ट और नियो टर्म यूज करते हैं, तो इस तरह की नेमिंग को हम आईयूपीएसी ना बोल करके कॉमन नेम बोलते हैं। और कॉमन नेम में सारे के सारे जो है नंबर ऑफ कंपाउंड्स, सॉरी, सारे के सारे नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड किया जाता है। और जैसे कि अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हो, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हो, 2 कार्बन को इथेन बोलते हो। तो यहाँ पे कॉमन नेम के टर्म्स में 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, तो आइल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि देखो, इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखोगे, आईयूपीएसी क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखते हो तो लिखोगे 2 मिथाइल, ठीक है। दूसरे पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन यूज करोगे। लेकिन वहीं अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूँ, कॉमन नेम लिखता हूँ, तो कॉमन नेम लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो जब दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप होगा तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, आइसो टर्म यूज करेंगे और सेक टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आइसो, आइसो मिथाइल, आइसोमिथाइल। और मैंने बताया कि जब आइसोटर्ट ब्यूटाइल, सॉरी, जब आइसोटर्ट नियो इन सब टर्म यूज को करते हो यूज, तो सारे नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड करते हो। तो आइसो पे आइसो मतलब दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन की वजह से यहाँ टर्म आइसो यूज किया जा रहा है, और आइसो पे क्या है, मिथाइल है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल आ जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। तो ये हो गया आईयूपीएसी नेमिंग, और ये हो गया इसी का कॉमन नेमिंग, ठीक है। तो आइसो का मतलब सेकंड पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब तुमने पढ़ा है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 डिग्री के फॉर्म में, उसको आप सेकेंडरी बोलते हो। टर्सरी क्या होता है, अब देखो, दूसरी बात तो मैं ये भी समझना है कि जो, हाँ देखो, एक यहाँ पे नोट पॉइंट है। देखो, अगर आईयूपीएसी पढ़ के आए हो ना तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन आईयूपीएसी नहीं पढ़ के आए हो तो फिर डाउट क्लियर हो रहा होगा, मतलब डाउट ऑब्टेन हो रहा होगा माइंड में। तो उस डाउट को क्लियर कैसे करें, अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट। अब देखो, जो बच्चे आईयूपीएसी पढ़ के आए होंगे उन्हें तो डाउट नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो आईयूपीएसी पढ़ के, अब देखो जो बच्चे आईयूपीएसी पढ़ के आए हैं उन्हें तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ के आए यूपीएससी उन्हें डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन के लिए तो हम एल्केन यूज करते हैं, तो यहाँ पर एल्काइल के टर्म क्यों यूज किया जा रहा है, ब्यूटेन क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, ब्यूटाइल क्यों यूज किया जा रहा है। तो बच्चे, जब हम आइसो टर्ट नियो वर्ड यूज करते हैं ना, यानी कि ये खुद अकेला ग्रुप किसी से जुड़ा हुआ है, ये खुद किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम टर्म लोग यूज कर रहे हैं आइल। यानी कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ना, ये किसी से अटैच होगा, यहाँ से किसी कार्बन चेन से अटैच होगा, और किसी कार्बन चेन से अटैचमेंट की वजह से ही इसको हमने क्या बोला, आइसोमिथाइल ब्यूटाइल बोला, और आईयूपीएसी की जगह पे कॉमन फॉर्म में बोला है, कॉमन नेम के फॉर्म में बोला है, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट कर रहा होगा, एक्ट एज सब्सटीट्यूएंट, और सब्सटीट्यूएंट की तरह ऐड करने की वजह से ही हमने इसको क्या बोला,
आइल वर्ड यूज किया, आइसोमिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, पता है यहाँ पर जो टर्ट यूज हो रहा है ना, टर्म टर्ट, ये टर्ट कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूएंट है। और आपको मैंने एक बात बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर मेन चेन होता है तो उसको हम पेरेंट मेन चेन को एल्केन के जैसा ट्रीट करते हैं, और जब कोई एल्केन सब्स्टिट्यूट बन जाए तो हम उसको अल्काइल की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 टर्ट ब्यूटाइल, यानी कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, और वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप कैसा ऐड कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का जैसा यूज कर रहा है। तो टर्ट के अलावा भी कुछ टर्म और पूछे जा सकते हैं आपसे। टर्ट के अलावा कौन कौन से टर्म पूछे जा सकते हैं आपसे? टर्ट के अलावा देखो आइसो टर्म आता है, ठीक है, आइसो के अलावा टर्ट होता है, और एक टर्म होता है बच्चे नियो। ठीक है, नियो, नियो टर्म यूज होता है, NEO, नियो। ये सारे के सारे जो टर्म यूज किया जा रहा है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि कोई भी अगर पर्टिकुलर कार्बन ग्रुप का कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे आइसो की अगर मैं बात करूं, तो आइसो का मतलब होता है कि सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर चेन की, कि 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, और यहाँ पर मैं इस तरीके से ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा, मेन चेन की तरह कंसीडर जो किया जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसको मेन चेन की तरह कंसीडर करता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाता हूँ बच्चों, अभी मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात नहीं कर रहा, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हो तो फिर मुझे कार्बन के चेन को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कार्बन का चेन का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम इसी को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और एक कार्बन और मैं कर देता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे गलतियाँ निकल जाएगी वरना। ठीक है, बताता हूँ कि क्या गलतियाँ निकल जाएगी यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी निकल रही गलती है, ये देखो। यस, ओके। अब गलती मैं ये कह रहा था कि मुझे एक ही कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का चेन आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट मानता हूँ, ठीक है, तो जहां पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये रहा, 1 2 इधर जाऊं या 2 इधर जाऊं। ठीक है, तो जहां से काउंट कर रहा हूँ वहां से 1 नंबर पे, 1 पे भी लगा हुआ मिथाइल। ऐसे ही अगर मान लो, अगर मान लो कि एक कंपाउंड मैंने सेलेक्ट किया, उस कंपाउंड पे दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप अगर लगा होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसो वर्ड। ठीक है, और ये सब सब्स्टिट्यूएंट के लिए किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर टर्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो टर्ट का मतलब क्या होगा, कि एक पर्टिकुलर सीधी चेंज आ रही होगी। ठीक है, एक पेरेंट कार्बन चेन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक पेरेंट चेन कार्बन है, और उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो पहले, क्या लिखा हुआ है पे, 4 टर्ट है ना, हाँ। तो उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले काउंटिंग शुरू किया, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन वर्ड यूज किया, काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4। अब फोर्थ नंबर पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन का जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन का जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन का। और आपको क्या समझाया था मैंने, कि अगर किसी भी कार्बन की डिग्री पता करनी है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप पे जाके बैठ जाओ, ठीक है, जिससे वो अटैच्ड है। तो इस कार्बन पे मैं बैठ गया, यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ देखा 1 कार्बन की लिंकेज है, 2 कार्बन की लिंकेज है, 3 कार्बन की लिंकेज है। कितने कार्बन की लिंकेज है आपस में, 3 कार्बन का लिंकेज है। 3 कार्बन का लिंकेज है, यानी कि ये कैसा है, टर्सरी ग्रुप है। कैसा है, टर्सरी है। और टर्सरी के लिए एक टर्म यूज किया गया यहाँ पे, टर्ट। टर्सरी के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया, टर्ट टर्म यूज किया गया है। ठीक है, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट में कॉमन नेम में ऑल कार्बन इंक्लूड होते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसको मैं या तो देखो आईयूपीएसी बोल सकता हूँ, कॉमन नेम भी बोल सकता हूँ। अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ, तो आईयूपीएसी लिखूंगा क्या, जहां से अटैचमेंट होता है इसकी काउंटिंग अलग करेंगे, तो 1 2, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नेमिंग में, जहां से कोई ग्रुप अटैच हो, जहां से अटैच होता है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, तो एक ग्रुप मेरे पास ये रहा और एक ग्रुप मेरे पास ये रहा, और दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो आयु बेसिस का हो जाएगा 1,1 1,1। ठीक है, 1,1 कितने मिथाइल है, 1,1 डाई मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं, इथेन। लेकिन यहाँ पे इथेन यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे, 1,1 डाई मिथाइल। यहाँ इथेन वर्ड यूज ना करके बच्चों क्या करेंगे, इथाइल टर्म यूज करेंगे। ठीक है, क्या टर्म यूज करेंगे, इथाइल टर्म यूज करेंगे। रीजन, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। तो ये तो आईयूपीएसी का फॉर्म में, लेकिन इसी को अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूँ, इसी का अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूँ, तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखूंगा मैं,
इसका कॉमन नेम कैसे लिखूंगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल वर्ड यूज करूंगा और इसकी डिग्री क्या है? टर्सरी है, तो टर्सरी के लिए कौन सा टर्म यूज होगा? टर्ट टर्म यूज होगा। टर्सरी के लिए कौन सा टर्म यूज होगा? टर्ट। और कितने नंबर पे? 1 2 3 4 नंबर पे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 टर्ट किसके लिए? टर्सरी के लिए। और ब्यूटाइल किसके लिए? 4 कार्बन के लिए। ब्यूटेन क्यों क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि ब्यूटेन किसके लिए हो जाता है? मेन कार्बन चेन के लिए होता है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये 4 टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्ट का मतलब क्या होगा? 3 डिग्री वाला कंपाउंड किसी ग्रुप से अटैच्ड है, यानी कि वो मेन ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। वो क्या बना हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। और टर्ट ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, नियोहेक्साइल, ये सब टर्म किस लिए यूज किया करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ये जो नेमिंग है इसकी, ये किस तरह की नेमिंग है? कॉमन नेमिंग है बच्चों, कॉमन नेमिंग। अच्छा एक टर्म मैं बोल गया, नियोहेक्साइल। हेक्साइल कभी भी नियो के लिए यूज नहीं होता। नियो वर्ड सिर्फ और सिर्फ पेंटाइल के लिए यूज होता है। अभी बताता हूँ क्या होता है नियोपेंटाइल, ठीक है। तो 3 टर्म आपको सिखाना है। आइसो का मतलब तुम समझ गए, दूसरे नंबर पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। टर्ट का मतलब कोई टर्सरी ग्रुप जुड़ा होगा। अच्छा यहाँ पे आईयूपीएसी जो नेमिंग थी वो कैसा था? चेक करो, देखो क्या है, 4 टर्ट ब्यूटाइल है और 3 आइडोहेप्टेन है। तो हेप्टेन के लिए तो तुमने टर्म यूज किया 7 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 और ये 7। और 4th नंबर पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्ट ब्यूटाइल भी तुमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके अलावा क्या? 3 पे आयोडो ग्रुप है, 3 पे आयोडीन है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 पे क्या है? आयोडीन है। 3rd नंबर पे लगा दो तुम आई ग्रुप। 3rd नंबर पे क्या लगा दो? आई ग्रुप लगा दो। तो 3 पे क्या हो गया? 3 पे हो गया आयोडो और 4 पे हो गया टर्ट ब्यूटाइल और 7 कार्बन के लिए तुमने क्या टर्म यूज किया? हेप्टेन। ये इस तरह से इसकी हो जाएगी नेमिंग, ठीक है। अब आपको सिखाते हैं नियोपेंटाइल क्या होता है। नियोपेंटाइल, अब जैसे सपोज दैट मैं 5 कार्बन का चेन ले रहा हूँ, 5 कार्बन का चेन लिया मैंने, 1 2 3 4 5। जब सीधी चेन जा रहा होगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एन पेंटेन बोलूंगा, क्योंकि 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। 1 2 3 4 5, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? दूसरे नंबर पे क्या ग्रुप है? दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। और 1 2 3 4 आईयूपीएसी अगर मैं लिखता हूँ तो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखूंगा, लेकिन मैं आईयूपीएसी नहीं लिख रहा, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? आइसो मिथाइल, आइसो मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करूंगा? आइसो मिथाइल पेंटेन। अब ये सिंपल ग्रुप है इसलिए पेंटेन यूज किया। अगर ये किसी से अटैच हो जाता तो क्या टर्म यूज करते? पेंटाइल यूज करते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पे मिथाइल था तो टर्म यूज किया गया आइसो। और अगर हर तरफ एक पर्टिकुलर कार्बन की चारों वैलेंसी की तरफ मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे टर्म के लिए यूज करते बेटा नियो टर्म, ठीक है। और 5 कार्बन है तो इसलिए क्या बोल देंगे इसको? नियो पेंटेन बोल देंगे, ठीक है। अगर इसकी किसी के साथ अटैचमेंट होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम? नियो पेंटाइल ग्रुप। अटैचमेंट इन द सेंस कि किसी मेन कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा तो उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट टर्म यूज करेंगे पेंटाइल वर्ड। क्लियर है? समझ आया? तो ऐसी नेमिंग भी पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन करवा दिए। जैसा मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो कौन सा होमवर्क देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है जो आप करके लेके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप कमेंट करोगे। 4 एंड 5 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, ठीक है, कमेंट करोगे, कमेंट में आप आंसर लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक। तो ये थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन आईयूपीएससी का ले आया था बच्चा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में किस तरह का नेचर है, यानी कि जो हेलो एल्केन कंपाउंड हम बना रहे हैं वो कंपाउंड किस तरीके से बन रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान से समझना, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। देखो ये रहा कार्बन ग्रुप और ये रहा एक्स ग्रुप। मैंने आपको कहा था इस तरह के कार्बन ग्रुप को आर बोलते हो और इसको क्या बोलते हो? एक्स बोलते हो। अब यहाँ पर ये एक्स जो यूज किया जा रहा है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है बेटा, और आयोडीन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और आप सभी जानते हो कि ये सारे के सारे ग्रुप
किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप 17 से, ठीक है। और सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल होंगे तो क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके पास टेंडेंसी होती है कि किसी से अटैच है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड बोलते हैं। अभी जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक पर्टिकुलर आर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर ग्रुप क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। इन सभी कंपाउंड से जुड़ा होगा कौन सा ग्रुप? एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप, ठीक है। फर्क बस इतना है कि जब इन ग्रुप से जुड़ा होगा तो इसका कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जब एरोमेटिक से जुड़ा होगा तो इसका कार्बन ग्रुप होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। अब कार्बन में और एक्स बॉन्ड में क्या डिफरेंस है और किस तरह की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है यहाँ पे? तो बेटा एक बात ध्यान रखोगे, जो कार्बन होता है और जो हेलोजन होता है, हेलोजन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और कार्बन क्या है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हेलोजन क्या है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम और एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज नेगेटिव आता है, और कोई एटम एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो हेलोजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। वो भी कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पर मैंने बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, यानी कि चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को मैं डोनेट होते हुए शो कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है पार्शियल फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। किसके ऊपर? ऑन हेलोजन एटम। हेलोजन एटम पे क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है ना। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसका हाइब्रिडेशन जो है वो क्या होता है? कार्बन का sp3 होता है। इस बात का भी ध्यान आप रखोगे, है ना। तो ये कार्बन और एक्स ग्रुप का क्या है? नेचर है कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। अब बेटा एक बात और ध्यान रखोगे आप कि इस कार्बन ग्रुप से तो कई सारे ग्रुप जुड़ सकते हैं। हो सकता है फ्लोरीन जुड़े, क्लोरीन जुड़े, ब्रोमीन जुड़े, ठीक है। हो सकता है कि आयोडीन ग्रुप जुड़ जाए। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो किसी भी ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, ठीक है, बढ़ता है। एटम के साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से जो है ना ऑर्बिट्स दूर हो जाते हैं। न्यूक्लियस से ऑर्बिट क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे? और क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। इस वजह से जो कार्बन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन को अपने तरफ से होल्ड करके रखेगा अच्छे से। कार्बन अपने साथ फ्लोरीन को होल्ड करके रखेगा। अब क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से ये जो कार्बन और एक्स ग्रुप का बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन और एक्स ग्रुप का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड का जो लेंथ है वो क्या होगा? घटेगा या कम होगा? ये बताओ। किसी का साइज बढ़ रहा है यानी कि बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक और चीज क्या ध्यान रखोगे? किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है, उस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो उससे पहले क्या करोगे? एक पॉइंट से को एक पॉइंट लिखो। सी एक्स बॉन्ड जो है ना, सी एक्स बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज ऑफ, एक मिनट, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज ऑफ एटम के। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड एनर्जी के। व्हाट यू मीन बाय बॉन्ड एनर्जी? अच्छा, बॉन्ड एनर्जी को आप क्या कह सकते हो? बॉन्ड इंथैल्पी कहते हो, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, द एनर्जी
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी बच्चे लग रही है, उस तरह की एनर्जी को क्या बोलते हो आप? बॉन्ड एनर्जी बोलते हो या बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हो। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा, है ना? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर की बात करूं, तो कार्बन एक्स में कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बहुत स्ट्रांग होगा, उससे कम कार्बन क्लोरीन का, उससे कम कार्बन ब्रोमीन का। अच्छा बॉन्ड लेंथ है ना, सॉरी, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? साइज के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है ना, यानी कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, यानी बी और एफ, ठीक है। एक मिनट, तो यानी कि बेटा अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखता हूं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ में क्लोरीन और बॉन्ड लेंथ में सपोज दैट CH3F की मैं बात करूं, तो CH3F का बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होगा, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CH3Cl का। उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CH3Br का। उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CH3F का। क्यों? सॉरी, CH3 आयोडीन का। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ता है ना। और साइज में जो फ्लोरीन है वो स्मॉल साइज का है सबसे ज्यादा, ठीक है, मोस्ट स्मॉलेस्ट साइज है। और आयोडीन जो है वो लार्ज साइज का है। और लार्ज साइज का मतलब कि जितना ज्यादा साइज ऑफ एटम बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। और उतना ही कम बॉन्ड एनर्जी होगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होगा? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी दी जा रही है। तो जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है ना, तो बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है। देखते हो कभी एक एग्जांपल की, अगर एक छोटा सा डंडा हो और वो सीधा लटका हुआ है, एक बड़ा सा डंडा है, तो जो बड़े डंडा होता है ना, बड़ी रस्सी होती है, वो नीचे से डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा होता है। यानी कि अगर लेंथ ज्यादा हो तो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। यानी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो ना, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत छोटी होगी, बॉन्ड की लेंथ स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। अब इसके पीछे का रीजन बहुत सारी चीजें हैं। 11th क्लास में अगर मैं जाऊं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का रीजन यहाँ पे ओवरलैपिंग आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, है ना, जो कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके बेसिस में हम बात कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ, ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर का बात करूँ, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी लगेगी। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अच्छे से इसको होल्ड करके रखेगा, है ना, तो इसको तोड़ने में एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो CH3F का जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, वो ज्यादा होगा, उससे कम CH3Cl का, उससे कम CH3Br का, और उससे कम CH3 आयोडीन का। तो ये दो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी का आप ध्यान रखोगे। क्लियर? बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, वही, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब कुछ हम एनसीईआरटी के कुछ नोट पॉइंट्स पे जाते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइन है, उसको हमें देखने वाले। देखो, पढ़ो इस लाइन को। क्या लिखा हुआ है? हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये बात बता दी आपको मैंने। हेलोजन एटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से, ठीक है। उसके बाद कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। अब व्हाट यू मीन बाय पोलराइज्ड? पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड पे चार्ज का डिफरेंस आ जाना। किसी भी एक कंपाउंड पे चार्ज का डिफरेंस आ जाना क्या कहलाता है? पोलराइज्ड ग्रुप कहलाता है। यानी यहाँ पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्लियर हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से हम लोग कहते हैं कि कंपाउंड कैसा है? पोलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? डाइपोल मूवमेंट का ग्रुप आ गया। व्हाट यू मीन बाय डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी डिफाइन करता है डाइपोल मोमेंट, सोल्यूबिलिटी डिफाइन करता है डाइपोल मोमेंट। आगे बताएंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है, अगर इस टॉपिक में रहा तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है अल्काइल हैलाइड पोलराइज्ड होता है, इस बात का ध्यान रखोगे। उसके अलावा कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अभी समझाया था आपको। और हेलोजन के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। क्लियर? नोट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, as we go down the group in the periodic table, size of halogen atom बेटा इंक्रीज होता है। सिर्फ हेलोजन एटम की बात नहीं कर रहे, बाकी भी ग्रुप के एटम भी इंक्रीज होता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ठीक है।
और जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अच्छा, ये साइज के बेसिस पे कह रहा है कि अगर डाउन द ग्रुप अगर हम नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है और आयोडीन जो है वो सबसे लार्जेस्ट एटम है, किसमें, 17 ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखोगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से, क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम CF टू CI, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है CF टू CI क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात मैंने आपको समझा दिया इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी दोनों समझा दिया आपको। क्लियर है? तो इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर हमने ये डिस्कस किया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है जो कि डाटा के बेसिस पे दे रखा है। तो कितना डाटा याद रखोगे आप, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, इतना ध्यान रखो। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का सबसे कम। अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ रीजन क्या दे सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है। ठीक है, साइज क्या है, कम है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जितना छोटा बॉन्ड होगा, बॉन्ड की लेंथ होगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगी। अब नाउ एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से म्यू से, और म्यू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, हालांकि तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2QL, 2QL। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, और Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना ज्यादा चार्ज का डिफरेंस होगा, उतनी ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, और जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा कंपाउंड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलर नेचर का होगा, उतना ही ज्यादा पोलर नेचर का होगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस पे भी वेरी करता है। क्लियर है? अब डाइपोल मोमेंट का अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बताऊं आपको, डाइपोल मोमेंट क्या है ना, यहाँ पे वेरी करता है। जिस तरीके से आप प्रॉपर वे में यहाँ पे ऑर्डर पढ़ रहे हो ना, उस वे में ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये एक्सेप्शन है, इसके रीजन है, बट रीजन क्या है, 11th क्लास में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है पोलैरिटी को फॉलो करता है। अब बात क्या ध्यान रखने वाली बात है कि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो बेटा बहुत है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी नहीं है, यानी कि फ्लोरीन के पास स्पेस नहीं है। और अगर मैं वहीं क्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन को कंपेयर करूं क्लोरीन से, तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के रखने की टेंडेंसी की वजह से इसका साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ गया तो पोलैरिटी बढ़ गया, पोलैरिटी बढ़ गया तो डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन पहले लिख रखा है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, और कार्बन के साथ जब कंपेयर करते हो Cl को, तो इसकी पोलैरिटी में डिफरेंस आ जाता है। यानी कि अगर मैं पोलैरिटी ऑर्डर लिखता हूं, या अगर मैं डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखता हूं, डाइपोल मोमेंट का मैं अगर ऑर्डर लिखता हूं कार्बन कंपाउंड के साथ हेलोजन का, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 Cl का ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, उससे कम CH3 F का होगा, उससे कम CH3 Br का होगा, और उससे कम CH3 आयोडीन का होगा। रीजन ध्यान रखना, क्लोरीन का स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन के। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, टेंडेंसी है इसके अट्रैक्ट करने की, पर इलेक्ट्रॉन के रखने की टेंडेंसी नहीं है। इसलिए साइज की अगर मैं बात करूं, तो साइज फ्लोरीन से ज्यादा किसका हो जाता है, क्लोरीन का हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है, इसलिए इससे ज्यादा पोलर भी कहलाता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे बच्चे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ठीक है, यानी कि हम लोग अब क्या बनाने जा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड बनाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, RX का प्रिपरेशन करने वाले हैं, RX प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड को हम बनाने जा रहे हैं। और अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हम किससे कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। अच्छा, अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि अल्कोहल को अगर मैं लेता हूं तो ROH ग्रुप लूंगा। ठीक है, अब इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल रहे हैं, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। और एनसीईआरटी कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हेलोजन से। यानी कि इसको हम क्या करने वाले, रिमूव करने वाले
और इसको यानी हेलोजन को क्या करने वाले हैं हम लोग, ऐड करने वाले हैं। तो जब हम अल्कोहल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और X ग्रुप, X क्या है यहाँ पे, हेलोजन, ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप जाके जुड़ जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, RX। अल्काइल के साथ क्या जुड़ जाएगा, X ग्रुप जुड़ जाएगा। तो कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग अल्कोहल का यूज करके क्या बना रहे हैं, अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, कॉन्सनट्रेटेड हेलोजन एसिड, यानी कि हम लोग कॉन्सनट्रेटेड HCl यूज करने वाले हैं। और क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड यूज करने वाले हैं, यानी कि PX3, ठीक है। एक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे बता दिया जाएगा आगे, है ना। PX3 के अलावा और क्या यूज करने वाले हम लोग, यहाँ पे PX5 यूज करने वाले हैं। जी हाँ, PX5 को क्या, इसको क्या कहा जाता है, पेंटा ट्राइऑक्साइड कहा जाता है, और सॉरी फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड कहा जाता है, और इसको फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो एक्स ग्रुप अब यूज करने वाले हैं वो Cl और Br है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्या क्या होता है, SOCl2 होता है, ठीक है। SOCl को आप थायोनाइल क्लोराइड कहते हो, ओके। तो इन तीनों ग्रुप का यूज करके हम लोग अल्कोहल से क्या बनाने वाले बच्चे, RX बनाने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं। तो कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स भी होगा यहाँ पे, नोट पॉइंट भी होगा, उस नोट पॉइंट को भी हम देखेंगे। क्या है नोट पॉइंट यहाँ पे, देखो NCERT कहता है जब आप थायोनाइल क्लोराइड यूज करते हो तो थायोनाइल क्लोराइड इज preferred because in this reaction alkyl halide is formed। alkyl halide तो बनता ही है, उसके अलावा यहाँ पे दो गैसेस बनते हैं, SO2 और HCl। और ये दोनों गैसेस कैसे होते हैं, स्केपेबल होते हैं, यानी कि कंपाउंड में बनते ही उड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ रिएक्शन, एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया ROH, ठीक है, और इसके साथ बेटा हम यूज कर रहे हैं, इसके साथ हम यूज कर रहे हैं SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। अब किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो SOCl2 है, यहाँ जो SOCl2 है, इस SOCl2 में से इसके साथ एक Cl निकलेगा, SOCl2 में से एक Cl ग्रुप निकलेगा और यहाँ से एक H ग्रुप निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एक H ग्रुप निकलेगा और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो यहाँ से HCl का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, HCl का रिमूवल हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे और कौन कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, एक R ग्रुप दिख रहा है और दो Cl में आपने एक Cl तो यूज कर लिया, दो Cl में एक Cl यूज किया कर लिया। कंपाउंड क्या बनाने वाले हो, RX बनाने वाले हो। तो कोई भी रिएजेंट अगर यूज करते हो तो रिएक्टेंट का ध्यान रखो, और जौन सा रिएजेंट यूज करो उस रिएजेंट का ध्यान रखो, और क्या बनने वाला वो ध्यान रखो। तो जब तुमने अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट किया तो डेफिनेटली बनने वाला तो है RCl, ठीक है, ये तुमने ध्यान रख लिया कि बनेगा तो RCl ही। अब RCl में दो Cl तुमने यूज कर लिया SOCl2 वाले, और एक हाइड्रोजन का यूज कर लिया, बचा क्या, एक सल्फर बचा, एक ऑक्सीजन बचा, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन है वो बचा। यानी कि यहाँ से और प्लस में क्या निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा। और ये दोनों कैसे होते हैं, NCERT कह रहे हैं दोनों गैसेस नेचर के होते हैं। गैसेस नेचर के होते हैं इसलिए जो HCl है और SO2 है ये दोनों क्या हो जाएगा, स्केप्ड हो जाएगा, स्केप्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम अल्कोहल को यूज करेंगे SOCl2 के साथ तो डेफिनेटली क्या बनेगा, RCl बनेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, HCl और SO2 होगा, और वो दोनों स्केप्ड हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे पास बचा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, RX बचा, है ना। इसलिए इस मेथड को जो है प्योर मेथड माना जाता है, इट इज द प्योर मेथड, इट इज प्योर मेथड, इट इज प्योर मेथड टू फॉर्मेशन ऑफ RX। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। RX में यहाँ पे X क्या है, Cl ग्रुप है। तो SOCl2 का जब आप यूज करते हो तो प्योर RX बनता है। तो NCERT में कई बार बोर्ड में ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है या एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि प्योर अगर अल्काइल हैलाइड बनाना है तो कौन से रिएजेंट का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, थायोनाइल क्लोराइड का यूज करोगे या थायोनाइल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो उसको, ये यूज कर रहे हो। आगे NCERT क्या लिख रहा है, हैंस द रिएक्शन गिव प्योर अल्काइल हैलाइड। तो अगर बोर्ड में ये पूछ लिया जाए कि प्योर अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कौन सा ग्रुप का यूज करते हो और क्यों, तो प्योर अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आप थायोनाइल क्लोराइड का यूज करते हो। क्यों यूज करते हो, क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो SO2 और HCl बनता है और दोनों गैसेस नेचर के होते हैं और रिमूव हो जाते हैं। इसलिए हम लोग प्योर अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं बच्चा, ठीक है, समझ आया। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखो जो अल्कोहल ग्रुप है,
एक मिनट, देखो यहाँ पर जो अल्कोहल आप यूज कर रहे हो ना, उस अल्कोहल का डिग्री भी डिसाइड करेगा कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। जब आपने 1 डिग्री अल्कोहल यूज किया तो SOCl2 का यूज किया, ठीक है। जैसे ही आपने इसके साथ SOCl2 को रिएक्ट करवाया, SOCl2 को रिएक्ट करवाया, तो एक Cl तो निकल गया बच्चे H के साथ, ठीक है, HCl के फॉर्म में, और बाकी का जो SO है और एक ऑक्सीजन है वो SO2 बाहर निकल गए, दोनों गैसेस नेचर में बाहर निकल गए। बचा क्या? R, और एक बचा Cl, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अल्काइल हैलाइड बन चुका है। अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी यूज करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का मतलब CH3 CH2 OH, ये कैसा ग्रुप है? इस जिससे अल्कोहल लगा हुआ है उसकी लिंकिंग कितनी है? 1 डिग्री की, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। CH3 COH CH3, बेटा ये कैसा है? जहां से अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है उसके आसपास 2 कार्बन की लिंकेज है, यानी कि क्या है ये सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी है। तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसको रिएक्ट किससे करवाओगे? HCl से रिएक्ट करवाओगे, और एक कैटलिस्ट यूज करोगे, उस कैटलिस्ट का नाम क्या है? ZnCl2। ये कैसा काम करेगा? यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। कैसा काम करेगा? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वो होगा क्या यहाँ पे? होगा क्या यहाँ पे? यहाँ होगा क्या? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जो आपने अल्कोहल यूज किया है उसमें क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये अल्कोहल रिमूव होगा, और अल्कोहल रिमूव करके यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये जो HCl जिसमें हमने यूज कर रखा है, एक H+ में टूटेगा और एक Cl- में टूटेगा, और Cl- बेटा यहाँ पे ऐड करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर होता है, एक ऐसा ग्रुप जो किसके तरफ भागता हो? पॉजिटिव ग्रुप की तरफ भागता हो, ठीक है। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे? इस कार्बन पॉजिटिव पे, और ये H+ इस OH के साथ निकल जाएगा बाहर। ये OH- इस H+ के साथ बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, और जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है CH3C और CH3, और जब OH- निकला तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पे Cl ग्रुप का अटैक हो गया, और यहाँ पे कंपाउंड क्या बन गया? CH3 C C Cl, और ये CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये और आएगा, क्योंकि 2 डिग्री है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है। तो ध्यान रखना कि जब आप ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, HCl का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरी बात जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, फिलहाल ये इसकी प्रिपरेशन है। आई बात समझ में? ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा था? नोट पॉइंट क्या कह रहा है? कि जो रिएक्शन हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी का अगर करवाते हो HCl के साथ में, ठीक है, तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, और कैटलिस्ट कौन सा है? ZnCl2 है। क्लियर हो गया ये पॉइंट था, और यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात? अभी मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा आपके लिए, क्वेश्चन भी करना सॉल्व, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सीटू। इन सीटू का मतलब वो होता है कोई भी कंपाउंड अगर किस फॉर्म में बन रहा हो, मिक्सचर फॉर्म में बन रहा हो, तो उस तरह के इन सीटू प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना ध्यान रखो भाई, इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फॉस्फोरस ब्रोमाइड और ब्रोमीन और फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस यूज किया जाता है ब्रोमीन और आयोडाइड के साथ, तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, उसमें जो RX बनेगा उस तरह के प्रोडक्ट को आप इन सीटू प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है। अब 2 पॉइंट जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए, तो क्या आप आंसर करोगे? यहाँ पे OH, ठीक है, और ये OH, क्लियर है। और एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूं आपके लिए। एक मिनट, यहां पे मैं आपको दे रहा हूं SOCl2, ठीक है। अब पूछ रहा मैं आपसे प्रोडक्ट क्या बनेगा?
यहाँ पर मैंने आपको दिया HCl और प्रेजेंस है इसका ZnCl2 का, और पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये दो ही मेथड पढ़े ना अभी तक तो हमने, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी HCl और ZnCl2 ही दे दिया आपको। अब पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए बनाइए। देखो अब करना क्या है, तुम्हें पता है कि जब भी तुम RX का यूज करोगे, ठीक है, सॉरी अल्कोहल का यूज करोगे, क्या एक तरह से अल्कोहल है। अब कोई भी ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, बेशक कितना बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, है तो ROH ही ना, है तो अल्कोहल ही। और अल्कोहल के साथ जब हम SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है, RX तो बनेगा ही बनेगा। और SOCl2 से पहचान क्या है कि साथ में जो बनने वाला है वो HCl प्लस में SO2 बनने वाला है। और दोनों कैसे नेचर के होते हैं, गैसेस नेचर के होते हैं, इतना तुम ध्यान रखो बस, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्कोहल है, इस ऑक्सीजन के आसपास कितनी लिंकिंग ऑफ कार्बन है, इस ऑक्सीजन के आसपास के लिंकिंग ऑफ कार्बन देखो, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ लिंक है, देखो एक कार्बन की लिंकिंग यहाँ, एक कार्बन की लिंकिंग यहाँ है, यानी कि जो डिग्री है कार्बन का वो कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, ठीक है। कौन सा ग्रुप का है, 2 डिग्री है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर करना क्या है, यहाँ से इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल दो, और यहाँ से कौन सा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे अटैच होने के लिए, यहाँ से Cl ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये ग्रुप निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, क्लियर है। तो जो यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोडक्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये पूरा ग्रुप एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जाके लगा दोगे Cl, और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा SO के साथ, SO के साथ तो बन जाएगा SO2, और एक H निकल जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा HCl, सिंपल। तो जब आप रिएक्शन को सीखते हो ना, तो उससे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा करो कि रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, उसी से बाकी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी कहता है कि जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी, जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो HCl के साथ कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, यानी कि सेकेंडरी ग्रुप तो रिएक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप तो रिएक्ट करेगा। देखो सेकेंडरी ग्रुप तो रिएक्ट करेगा, ये पता लग गया हमें। और बस करना क्या है हमें, कुछ नहीं। अब एक बात और ध्यान रखोगे कि यहाँ पर भी अल्कोहल है और यहाँ पर भी अल्कोहल है, तो कहाँ से अल्कोहल का ग्रुप हमें, मतलब जो OH ग्रुप है, निकालना आसान है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सीखने वाले हैं आप। देखो कुछ बच्चे जो है ना, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन sp3 है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन sp2 है। तो यहाँ जो OH ग्रुप अटैच है वो sp3 से अटैच्ड है, और यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है वो sp2 से अटैच्ड है। अब कहाँ से OH ग्रुप का रिमूवल आसान है, ये हमें देखना है। और हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर जो हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि जहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता हो, अटैक करता हो। न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन कहाँ आसानी से बनेगा, जहां से इजिली OH माइनस ग्रुप निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से OH निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल ये है कि sp ग्रुप, sp2 ग्रुप और sp3 ग्रुप अगर आपको दिखे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर लिख दिया है मैंने, यानी कि sp और sp2 और sp3 में sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे कम sp2 और उससे कम sp3, यानी कि ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से ऑक्सीजन का, सॉरी OH ग्रुप का निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ से OH ग्रुप टूटना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ से OH ग्रुप निकलना आसान है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, कम है, और ये कार्बन ऑक्सीजन को कम तरीके से, कम एफिशिएंसी से होल्ड करके रखेगा। यानी कि यहाँ से OH ग्रुप निकलना आसान है और Cl ग्रुप का लगना भी आसान है, ठीक है। OH माइनस यहाँ से निकलेगा और Cl माइनस जाके अटैच हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सारे के सारे ग्रुप ऐसे ही रहेंगे। जहां पर जो डबल बॉन्ड है वो रहने देना ऐसे ही, यहाँ पर जो OH है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ OH निकाल के यहाँ क्या लगा दोगे, सिंपल Cl लगा दोगे। रीजन बता दिया, अगर इस तरह का प्रोडक्ट आए तो क्या बनाओगे, इस तरह के प्रोडक्ट अगर आएगा तो इस तरह से आप आंसर करोगे। ध्यान रखना डबल बॉन्ड वाले को चेंज मत कर देना, कहीं दो दो Cl लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा। अगर रीजन पूछता है तो रीजन बता दोगे कि यहाँ पर जो कार्बन अटैच है वो sp2 से अटैच, sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 से अटैच्ड है,
और क्योंकि हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन को बनाने वाले, तो कार्बोकेटाइन वही बनेगा जहां पर बॉन्ड वीक होगा और इजिली ब्रेक होगा। इजिली ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और फिर आप कार्बोकेटाइन बना करके जो है ग्रुप्स को अटैक करवा सकते हो। क्लियर? फास्ट तो नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो। अभी जो मैंने क्वेश्चन और लिया था उसमें क्या कर रखा था हमने, इसमें हमने 3 डिग्री का ले रखा था। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऐसा ग्रुप दे दिया जाए ओ एच, ठीक है, ऐसा ग्रुप दे दिया जाए, अब जहां से OH बेटा अटैच्ड है उसकी लिंकिंग देखो, इसकी एक कार्बन की लिंकिंग, 2 कार्बन की लिंकिंग, 3 कार्बन की लिंकिंग, यहाँ पर जो ग्रुप हो गया वो 3 डिग्री हो गया। यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन HCl का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या यूज किया, ZnCl2 का यूज किया। तो जब हम लोग ZnCl2 का यूज करते हैं तो किस तरह का काम करता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट की तरह काम इसलिए करता है क्योंकि जो 1 डिग्री का अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है, वो रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है, स्लो रिएक्टिविटी होता है। रिएक्टिविटी क्या है, स्लो होता है। ठीक है, लेकिन जब आप 3 डिग्री यूज कर रहे हो ना, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी रिएक्टिव है तो उसको कैटलिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है और रिएक्शन को फास्ट करता है। रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिग्री है तो यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यानी रिएक्शन तो पॉसिबल है, रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन नॉट नीड ऑफ ZnCl2। यहाँ ZnCl2 का यूज नहीं है, जस्ट यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या है ना, शेक कर दो। ठीक है, तो अगर आप HCl का यूज कर रहे हो और 3 डिग्री अल्कोहल है तो जस्ट शेकिंग से ही प्रोडक्ट बन जाता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ करना थोड़ी है यार, यहाँ से लगा दो, हटा दो, OH माइनस, ये निकल जाएगा H प्लस के साथ H2O के फॉर्म में, जहां से OH निकलेगा वहां कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाएगा, और कार्बोकेटाइन Cl माइनस जाके अटैक कर देगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या ग्रुप लग गया, यहाँ पे जाके लग गया Cl, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना था वो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना था, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री के, और उससे कम 1 डिग्री के। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ध्यान रखोगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसके, कार्बोकेटाइन की। इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्कोहल का वो कैसा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, ध्यान रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट पढ़ो, ये तो हो गया, जो अल्कोहल है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे भी बन जाएगा 3 डिग्री लोगे तो। और कुछ पॉइंट है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जितना आपको समझाया है उसके बेसिस पे ये रहा, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, विद टर्सरी अल्कोहल, अगर आप टर्सरी अल्कोहल यूज कर रहे हो, द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग, नॉट यूज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, शेकिंग करके ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हो विद रिएक्शन बच्चे। तो पसंद आ रहा हो तो यार प्लीज शेयर कर दो, लाइक कर दो और आंसर के कमेंट भी कर दो। ठीक है ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और मेरे लिए, खुद के लिए भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादा तो आपके लिए कर रहा हूँ ना, तो करो शेयर इसको और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार। नेक्स्ट, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये तो बता दिया आपको। उससे पहले एक पॉइंट था यार, कहाँ गया, ये वाला लाइन पढ़ो, गुड यील्ड ऑफ Ri, अल्काइल आयोडाइड अगर आपको बनाना है, मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल विद सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, बाय यूजिंग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो NaI और Ki का इस्तेमाल करके और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करके हम अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, क्योंकि अब तक तो हम सिर्फ RCl और RBr ही बना रहे थे। अगर अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो सोडियम आयोडाइड और Ki का इस्तेमाल करोगे, किसके साथ, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ। क्या होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 या H3PO3 होता है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेते रिएक्शन में। ठीक है, H3PO3 होता है, H3PO3 होता है। ठीक है,
H3PO3। तो ये कुछ पॉइंट्स है और ये रिएक्शन है, समझ आया? अब आगे रिएक्शन देखो किस फॉर्मेट में दे रखा है, एनसीईआरटी के फॉर्म में। ये देखो क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, कह रहे हैं अल्कोहल का यूज करोगे HCl के साथ तो RCl बनेगा और H2O बनेगा, और साथ में कैटलिस्ट यूज करोगे ZnCl2। हमने बना लिया प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप ROH के साथ सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 का यूज कर रहे हो तो RBr बनेगा और NaHSO4 बाहर निकल जाएगा, जिसको आप सॉल्ट कह सकते हो, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट दे रखा हो, ठीक है, यहाँ लिख दिया OH और यहाँ साथ में अगर आपके लिख देता है NaBr प्लस में H2SO4, तो जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो क्या बनाओगे, सिंपल है, बनना तो खैर RX ही है, इस बात का तो ध्यान रखो। RX मतलब वो RX जिसमें तुमने जिस तरह का हेलोजन ग्रुप यूज कर रखा है। यहाँ पे कौन सा हेलोजन ग्रुप है, Br। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, Br माइनस। यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, और इस कार्बोकेटायन पे Br माइनस जाके अटैच हो जाएगा। सिंपल, जो प्रोडक्ट बनने वाला है बेटा वो सिंपल यहाँ पे Br लग जाएगा। और बाय प्रोडक्ट ध्यान रखोगे, या तो याद कर लो, और याद नहीं कर सकते तो समझो। यहां से क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है Na प्लस। H2SO4 जो टूटेगा वो H प्लस में टूटेगा, ठीक है, H प्लस में टूटेगा, और SO4 माइनस में टूटेगा, सॉरी H प्लस में टूटेगा, एंड H प्लस में टूटेगा और HSO4 माइनस में टूटेगा, HSO4 माइनस में टूटेगा। तो ये माइनस ग्रुप जो है इस ग्रुप से अटैच हो जाएगा, और क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, NaHSO4। तो एक बाय प्रोडक्ट तुम्हारा ये हो गया, Br तो जाके अटैच हो गया था, अब बचा क्या, क्या बचा बताओ, क्या बचा, हाँ ये OH माइनस बाहर निकलेगा और ये H प्लस जाके अटैच हो जाएगा उससे। तो H प्लस और OH माइनस निकल अटैच होकर के क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल और NaHSO4 बाय प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है, बाय प्रोडक्ट है। नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखना तो आपको चाहिए, आना तो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो अगर एल्कोहल के साथ H2SO4 लिखा हो तो सिंपल यार देखो, एक चीज तो तुम ध्यान रखो कि RX तो बनना ही है। RX के अलावा बाय प्रोडक्ट कैसे बन रहे हो उसको तुम इस तरीके से याद रखो, ठीक है। नहीं भी रखोगे चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर तुम्हें यही पूछेंगे, बाय प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता, ठीक है। समझ आ रहा है, क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया, ये हमने कर लिया। ये दो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। The above method are not applicable for the preparation of aryl halide। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे ऊपर जितना भी हमने मेथड पढ़ा है ना, उससे आप अराइल हैलाइड नहीं बना सकते, उससे आप अराइल हैलाइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब अराइल हैलाइड में जो यूज होगा वो फिनॉल वाला प्रोडक्ट यूज होगा, तभी तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा और X ग्रुप जुड़ेगा। अगर इसको आप रिएक्ट करवाते हो HCl से और दे देते हैं यहाँ पे ZnCl2, और अगर कोई बच्चा ये ग्रुप बना देता है, ठीक है, ये ग्रुप बना देता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अल्कोहल है और ZnCl2 है, कैटलिस्ट रिएक्ट करवा देगा, ये बना देगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। रीजन, यहाँ पर जो कार्बन है, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा समझाया था, यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, और यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज की वजह से, कार्बन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। रीजन, यहाँ जो बेंजीन ग्रुप है ना, वो बेंजीन ग्रुप ऐड कर रहा है यहाँ पे -I की तरह। -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड ग्रुप से लगा हुआ हो तो उसको अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से जो अल्कोहल है, फिनॉल ग्रुप जो है, ऑक्सीजन के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास एक पर्टिकुलर लोन पेयर के जाने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जिस डबल बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से, देखो अल्कोहल में क्या था, अल्कोहल में देखो सिंगल बॉन्ड था बच्चे। अल्कोहल में जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ था ना, यहाँ लोन पेयर है, अल्कोहल में जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ था वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ था, लेकिन जो फिनॉल में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर के डोनेशन की वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना
मुश्किल है और यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना मुश्किल है। इनकेस कार्बोकेटाइन अगर बन भी गया ना, बाय द वे कार्बोकेटाइन बन भी गया, तो यहाँ पर इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा जिसकी ना तो कोई कंजुगेशन है, ठीक है, ना कोई स्टेबिलिटी है। कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव होता है, पाई सिग्मा पाई होता है, ठीक है। यहाँ पर पाई है और डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर कार्बोकेटाइन बन भी गया तो कैसा बनेगा, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है तो उस पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो Cl का अटैक भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि फिनॉल अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है इसके साथ, तो क्यों नहीं कर रहा है, ड्यू टू, पहला रीजन दोगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा रीजन दोगे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और तीसरा रीजन दोगे हाइब्रिडाइज्ड। और जो तीसरा रीजन देने वाले हो वो क्या दोगे, जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो अनस्टेबल बन रहा है। तो ये 3 रीजन की वजह से आप क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, किसको यूज करके, बाकी जो जितने भी हमने यूज किया था प्रोडक्ट बनाने के लिए, इनका यूज करके, ठीक है। इन सभी रिएजेंट का यूज करके आप बेंजीन वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। एनसीईआरटी ने रीजन लिखा है कि नहीं, ये देखने जा रहे हैं, तो लिखा है भाई एनसीईआरटी ने, ठीक है। कह रहे हैं अबव मेथड जो है वो पार्शियल, वो अराइल हैलाइड बनाने में यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस वजह से नहीं बना सकते। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है, उसको तोड़ना मुश्किल है। यहाँ पे बेटा स्पेस आएगा, वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है, वो मेरी गलती है, मतलब फोन से ही बनाया था मैंने पीपीटी, कोई बात नहीं, मैं सुधार लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खत्म हो गया क्या, अरे खत्म हो गया, खत्म ही करते हैं इसको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंडेक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। जब आप एल्कोहल को KI के साथ यूज करो, रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो आप H2SO4 क्यों नहीं यूज कर रहे, H2SO4 क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक 5वां पॉइंट पढ़ो, हमने भी पढ़ा था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, गुड इल्ड ऑफ RI को बनाने के लिए, ठीक है, एल्कोहल के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसका, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड का। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड यूज ना करके क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन बनाया है एनसीईआरटी के इंडेक्स में, मानते हो इस बात को, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, यही इसी पॉइंट से एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना है। और यहाँ ऑर्थोफॉस्फोरिक ना यूज करके क्या क्वेश्चन दे दिया कि H2SO4 हम क्यों यूज नहीं कर सकते। तो देखो क्यों यूज नहीं कर सकते, होता क्या है बच्चों, जब आप H2SO4 को यूज करते हो ना, तो H2SO4 जो है ना, H2SO4 ये जो टूटेगा, ये 2H प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा। फिर ये H प्लस जो है, H प्लस इस आयोडीन से रिएक्ट करके HI बना देगा, ठीक है, HI बना देगा। और HI के साथ साथ अब HI जो है ना एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसमें हमने क्या यूज कर लिया, H2SO4, और H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपस में भिड़ जाएंगे। और जब आपस में भिड़ेंगे तो ये HI को कन्वर्ट कर देगा H2 में और I2 में। तो भाई यहाँ पर तुम्हें ये बताओ कि RX तुम्हें दिखा क्या बना हुआ, यानी कि R आयोडाइड दिखा क्या, नहीं दिखा, क्योंकि तुमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया। और H2SO4 H प्लस ऐसे रिएक्ट करेगा, H प्लस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन से रिएक्ट करके HI बना देगा। और ये HI रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन को क्या करेगा, रिएक्शन को पीछे ले जाएगा, रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। तो पहला रीजन तो ये है कि हम बैकवर्ड देना नहीं चाहते, हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाए, इसलिए हम लोग H2SO4 का यूज नहीं कर रहे हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि यहाँ पर H प्लस बहुत रिएक्टिव होता है और आयोडीन से रिएक्ट करके HI बनाएगा, और HI को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, HI रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, दोनों आपस में रिएक्ट करके I2 बना लेंगे। यानी कि हमें कहीं भी ये प्रोडक्ट हमें नहीं दिख रहा है ना, कैन नॉट फॉर्म। और जब RI बन ही नहीं रहा है तो हम H2SO4 यूज क्यों करेंगे, कोई शौक थोड़ी है। तो ये रीजन है। अब रीजन को बोर्ड में कैसे लिखोगे, या CBSE एंट्रेंस में अगर एजर्सन रीजन के फॉर्म में आ गया तो कैसे करोगे, तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड KI, तो क्या बना देगा, HI बना देगा। और फिर ये HI में हमने क्या यूज कर लिया, H2SO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। और I2 में जब कन्वर्ट हो गया तो हमें सॉरी
तो हमें एल्गाइल हैलाइड तो हमें दिख ही नहीं रहा, एल्काइल हैलाइड तो हमें दिख ही नहीं रहा, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड क्या हो गया इसको, एल्काइल आयोडाइड कैन नॉट फॉर्म, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, लेट हो रहे। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ओके, कह रहा है क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में, दोबारा पढ़ लो, कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है, क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो कम है किससे, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। क्यों, ये पूछा है। चलो देखते हैं। एक तरफ बनाया हमने क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एक तरफ बनाया हमने साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कह रहा है डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम है और इसका ज्यादा है। रीजन बताओ बेटा। देखो, ये कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन कैसा है sp3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम अगर होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यस, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इनका इसका इसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। और डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो जिसका ज्यादा डिस्टेंस उसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट, और वही ज्यादा पोलर, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हो कि ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्लोरीन इन बेंजीन आर लेस पोलर, ठीक है, आर लेस पोलर एंड बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, और बॉन्ड लेंथ कम है, कम पोलर है, तो डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। क्लियर, ये रीजन दोगे आप, है ना। क्या आंसर मैं लेकर आया हूं, यस, पढ़िए आंसर। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन साइक्लोहेक्साइल एज इन क्लोरोबेंजीन Cl जो है sp2 से हाइब्रिडाइज है बच्चे, और साइक्लोहेक्साइल जो है वो sp3 से हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। यानी कि sp2 जो है इसके पास s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर किसी कंपाउंड का होगा बच्चा, वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बट यू मीन बाय s कैरेक्टर निकलता है sp से, sp2 से और sp3 से। यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो 100 से 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 50% एस कैरेक्टर। यहाँ पर दो पी के ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एक एस के ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो 100 से 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 33.33%, ठीक है। ये इसका एस कैरेक्टर आ गया। यहाँ पे चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो 100 डिवाइडेड बाई, ये सब 11th क्लास की चीज़ है, ठीक है। 11th में अगर टाइम पास करके आए हो तो यहाँ कैसे पता चलेगा, 4 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 25% एस कैरेक्टर। तो भाई जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उतना कम डाइपोल मोमेंट होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर हुआ, तो इतना कंटेंट बहुत है एक लेक्चर में, आई थिंक 1 घंटा प्लस ही हो गया होगा, बट होपफुली मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं कराया, समझ में भी आ रहा होगा। और दो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए, और सिर्फ ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस के भी लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, एनसीईआरटी के मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। मिले नेक्स्ट क्लास में फिर, ध्यान रखना। कमेंट तो करते नहीं हो, आपसे बात तो हो नहीं पाती है हमारी, ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो, ठीक हो। अपना ध्यान रखना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, ठीक है। शेयर इट विद नीडेड वन। बाय बेटा। सो गए थे क्या, इसको हटाना, दूसरा पीडीएफ लगा दो, इसको हटा के, 1 आधा घंटे का और है।